सच है तो दिखेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आत्री विश्वास। एक नतीजे 4 महीने पहले आए और दूसरा नतीजा अब आया है। इन दोनों नतीजों में फर्क सिर्फ मोदी के मैजिक का रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 महीनों के अंदर मोदी का मैजिक कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है? एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। पैनल पर हमारे खास मेहमान हैं। ना शाह शहंशाह बन सके, ना महारानी पर मेहरबानी हुई, ना आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण काम आया और ना ही नमो की सुनामी आई, बल्कि उपचुनाव के नतीजों के साथ बीजेपी की सफलता पर ब्रेक लग गया और विपक्ष फिर से जाग उठा। इसीलिए सवाल बड़ा उठ गया है कि जिस लहर पर सवार होकर बीजेपी ने मानो राष्ट्रीय राजनीति से क्षेत्रीय दलों और सत्ता के गलियारों से विपक्ष की हैसियत रौंद दी थी, क्या वो मोदी मैजिक खत्म हो गया? 100 दिनों के सफल कार्यकाल का गुणगान करने में लगे मोदी एंड कंपनी के लिए उपचुनावों के नतीजे बड़ा झटका देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के महज 4 महीनों के अंदर सुनामी बनी बीजेपी को दूसरे दलों ने किनारा कर दिया। पहले बिहार के उपचुनाव नतीजे निराश करने वाले थे। अब देश के 10 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे हर किसी को हैरान कर गए। लोकसभा के 3 सीटों में मोदी के द्वारा खाली बड़ोदरा सीट बीजेपी ने बचाई, तो मुलायम सिंह की सीट मैनपुरी पर साइकिल कमाल कर गया और तेलंगाना की मेंढक सीट पर टीआरएस का कब्जा बरकरार रहा। लेकिन विधानसभा में बीजेपी को करारा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में एक सीट की जीत के साथ खाता खोलकर वहां उसके अच्छे दिन जरूर आ गए, पर गुजरात, राजस्थान और सबसे अहम उत्तर प्रदेश में उसके अच्छे दिन की हवा निकल गई। जिस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 80 में से 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहां 11 विधानसभा सीटों पर वो 3 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी ने बड़ी वापसी करते हुए 8 सीटों पर अपना झंडा गाड़ दिया। राजस्थान में भी 4 में से कांग्रेस ने बड़ी वापसी करते हुए 3 सीट पर अपना कब्जा जमा दिया। पर जिस राज्य से मोदी आते हैं, वहां भी नतीजे बीजेपी को निराश कर गए। जिन सभी 9 सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था, वहां 6 सीटें तो बच गई, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस ने सेंध लगा दी। कुल मिलाकर देश की 33 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी होने का सबूत दिया। लेकिन ये बीजेपी भी जानती है कि दरअसल उपचुनाव उसके लिए करारा झटका साबित हुई और अपनी रणनीति पर फिर से काम करने का इशारा कर गई। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले लोकप्रियता के परीक्षण में मोदी लहर मंद दिख रहा है। सवाल साफ है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11। तो आज हमारी इस विशेष पेशकश में 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ है सूर्यमणि सिंह जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही हमारे साथ हैं शमशेर आलम जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। सबसे पहला सवाल सूर्यमणि जी, जाहिर है कि 33 सीटों पर उपचुनाव हुए, परिणाम निकले, नतीजे आए, लेकिन जितनी सीटों पर जीत दर्ज हुई बीजेपी की, उतनी ही सीटों पर करारी हार भी। ऐसा क्या हुआ कि मोदी का मैजिक कहीं गुम सा होता हुआ दिखाई दिया? इसमें
मोदी मैजिक का कोई प्रश्न नहीं है। ये ठीक है कि थोड़ी हमको जो सीटिंग था वो सीटें गंवानी पड़ी है, तो कहीं न कहीं लोकल स्तर पर इसको सोचा जाना चाहिए। और जैसे लोगों ने बहुत जल्दी अपेक्षाएं पाल लेते हैं। सवाल है कि 3 महीने में जो है ये कहा कि लोगों को प्रचार भी हुआ इसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि समय बिना दिए हुए। अब सोचिए 60-65 साल का जो स्थिति थी और देश के अंदर जो अराजकता थी पिछले 10 वर्षों में, तो लगता ही नहीं था कि कहीं घोटालों को छोड़कर बाकी सब कुछ, महंगाई, वो सब की स्थिति बहुत खराब थी। और जहाँ जहाँ जैसे राजस्थान में हम मानेंगे वहाँ पर, इसलिए कि तुरंत 2/3 बहुमत के बाद भी हम लूज कर गए वहाँ, इसलिए तुरंत अपेक्षाएं लोगों ने पाल ली थी कि आएगी तो ऐसा सरकार करेगी, लेकिन समय तो चाहिए। तो इसलिए बीजेपी को मोदी से इस फैक्टर को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी का एक जलवा जो दिखाई पड़ रहा है, लोगों में ललक दिखाई पड़ रहा है, दूसरे देशों में भी मोदी के प्रति जो एक सब तरह सम्मान जो है, मोदी नहीं बल्कि भारत के प्रति जो है, तो ये सब मोदी का उसमें मैजिक नहीं किया है। ये गलतफहमी है लोगों को पालना। लेकिन हाँ, स्थानीय स्तर पर जो कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, उसमें चुनाव कैंडिडेट से लेकर के स्थानीय समस्याएं, बाकी प्रशासन, ये सारी बातें होती हैं। तो उसके कारण ये थोड़ी हमको जरूर निराशा हुई है, लेकिन इसमें कोई ऐसा हताश होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ। अब जैसे गुजरात की बात आप करते हैं, तो गुजरात में वैसे भी पहले पिछले बार विधानसभा में हमको कितने 116 सीटें मिली थी मान लीजिए। अब वो तो 2-3 सीट तो मिल रहा है किसी को। अब सबके सब बीजेपी के खाते में जाए, ऐसा लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं तो जनता को भी एक मौका देना चाहिए, समझना चाहिए। इनकम्बेंसी बहुत काम करती है आजकल। लोग तुरंत अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि भाई सरकार में आए, एमएलए बन गया, एमपी बन गया तो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, तो उसका ही परिणाम आता है। यानी आपके हिसाब से मोदी का मैजिक कहीं गया नहीं है, लेकिन जनता को समय देना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। शमशेर जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्या यहाँ पर बीजेपी की हार हुई है या फिर बीजेपी से जो लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी उसकी हार हुई है? नहीं, बीजेपी की हार तो नहीं हुई है। उम्मीदों देखिए, निश्चित तौर पर लगातार नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद 3 बार देश में उपचुनाव हुआ। उत्तराखंड में हुआ, वहाँ बीजेपी की करारी हार हुई। बिहार में हुआ, यहाँ पर बीजेपी की करारी हार हुई। और अब जो 33 सीट पर हुआ है पूरे देश में 10 राज्यों का चुनाव, उसमें भी आपका जो फिगर आ रहा है और जो आ रहा है उसमें भी करारी हार हुई है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जो भी दुहाई दें, लेकिन हम ज़्यादा उदाहरण नहीं देना चाहते। पिछले दिनों अमित शाह जी का जो आगमन हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा झारखंड का। तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का वो जलवा कहाँ गया? बिल्कुल, हम भी ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि अमित शाह का जलवा कहाँ गया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौटेंगे। पानी पिला दो भाई। मोदी का मैजिक आखिर गया कहाँ है, इस पर लगातार हमारी बातचीत हो रही है। सूर्यमणि जी, अमित शाह के बारे में मुद्दा उठाया शमशेर जी ने। उन्होंने कहा कि अमित शाह के जो नेतृत्व में भी एक तरीके से चुनाव हो रहा था और अमित शाह लगातार दौरे कर रहे थे। यूपी के जो रिजल्ट्स आए थे वो चौंकाने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गया कि यूपी में भी फेल, राजस्थान में भी फेल और गुजरात में भी फेल हो गए? इसमें फेल और पास का यह नहीं है, ये कहा नहीं, कुछ मैनेजमेंट में कहीं न कहीं होती है और स्थानीय स्तर पर होती है। और लोकसभा का चुनाव एक दूसरे ढंग का था, उसमें एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी, जनता ने उन पर विश्वास किया, उनके कामों को देखा था गुजरात में, और एक उनकी ईमानदारी की, उनकी छवि जो है स्पष्ट था। और 10 साल के जो कुशासन था उससे त्रस्त जनता थी, इसलिए मोदी पर भरोसा किया और वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी। लेकिन हम लोग चूंकि लोकसभा चुनाव में हम लोग भी जो काम करते थे तो एकदम लोगों में था कि भाई मोदी को देना इस बार। जब कोई वहाँ का स्थानीय विधायक दूसरे दल का भी होता था, समझाता था, बोलता है आपके समय आप चुप रहिए, अभी हमको मोदी को वोट देना है। ये स्थितियाँ थे उस समय। अब उसको आदमी परमानेंट सोचे कि नहीं है, तो कहीं न कहीं जो लोकल लीडरशिप में और वो स्थानीय स्तर पर कोई रणनीति बनानी पड़ती है, उसके तहत ही हम सीट जीत सकते हैं।
ऐसे जो है क्योंकि उसमें कैंडिडेट रहता है प्लस समीकरण, सामाजिक समीकरण रहता है, सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें जो है ऐसा बहुत हताशा की बात नहीं है। और अमित शाह जी एक बड़े अच्छे संगठक रहे हैं और उनको वो अपने आप हमसे ज़्यादा उनको चिंतित है, पार्टी को चिंतित हैं वो, और सोचेंगे भी। और आने वाला चुनाव जो अभी 4 विधानसभा 4 राज्यों का आने वाला है जी, उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र का पहले होगा। उसमें हाँ, रिजल्ट 4 महीने बताएंगे पहले तो लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने ये सोच रखा था कि मोदी को वोट देना है। और शमशेर जी, 4 महीनों बाद क्या हो गया? क्या मोदी की वो नीतियां फेल हो गई जो उन्होंने वादे किए थे, वो फेल होते हुए दिखाई दिए कि जनता का अट्रैक्शन दूसरी तरफ ज्यादा बढ़ गया? देखिए, आप अपने चैनल में जो सब्जेक्ट रखा है और उस सब्जेक्ट में जो एक मैजिक का नाम दिया है, तो सही माने में पॉलिटिकल मैजिक नरेंद्र मोदी जी ने देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैजिक दिखाने का काम किया। और मैजिक के अंदर हम रातों रात महंगाई कम कर देंगे, हम रातों रात देश की सुरक्षा और देश के क्या बोलते हैं रक्षा, और हम एजुकेशन को कहाँ ले जाएंगे, हेल्थ को कहाँ ले जाएंगे। लेकिन कहने की बात कुछ और होती है। जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब से इनकी पार्टी बनी है, ये अच्छे तकरीर कर सकते हैं, अच्छे वादा कर सकते हैं, लेकिन जब इनको प्रैक्टिकल में काम करने का मौका मिला तो ये नहीं कर पाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक उदाहरण है। अर्जुन मुंडा झारखंड में आपको 11 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उदाहरण है। जिस गुजरात का मैजिक दिखा करके देश में इन्होंने गुजरात मॉडल को जिसको बोले कि स्थापित करने का काम किया, तो देखिए देश की जनता, देश के नौजवान को आपने बरगलाने का काम किया, देश में महंगाई पर चीख चीख करके चिल्लाने का काम किया। तो ऐसे सवाल देश की जनता जानना चाह रही थी और इन्होंने कहा कि मौका राजस्थान में बदलाव हुआ था, ठीक है हमसे कुछ गलती हुई होगी, देश की जनता ने हमको नकारने का काम किया, हमको राजस्थान में मैंडेट देने का काम नहीं किया। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन नरेंद्र मोदी जी की भाई साहब नकार रहे हैं कि स्थानीय मुद्दा और ये मुद्दा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि बिहार में जब उपचुनाव हुआ तो जब उनकी पराजय हुई तो लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का आगमन नहीं हुआ। उसके बाद में अमित शाह का यहाँ बयान कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश में हर जगह चुनाव होगा, आप 10 राज्यों में। तो आप क्यों इस बात को झुठलाने में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ का गुब्बारा था वो गुब्बारा फट चुका है? क्या ये वाकई में सूर्यमणि जी झूठ का गुब्बारा है? क्या नीतियां फेल हुई हैं इसमें? ये लोग कहाँ से पढ़ लेते हैं, कहाँ से सुन लेते हैं। और मैं शमशेर जी को बताना चाहता हूँ बहुत दावे के साथ, ये एक बात बता दें कहीं कि हमने कभी कहा हो कि रातों रात कर देंगे, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री कहते कुछ थे, वो मैं नहीं कर दोहराना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा। एक की मैं स्मरण स्टेटमेंट दिलाना चाहूँगा जो गडकरी जी ने माननीय कहा था कि 6 महीने के अंदर हम महंगाई जो है 25% घटा देंगे। आज महंगाई कहाँ कितना दर नीचे चला गया आप समझने की बात है। जो कहते थे कभी कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण से बाहर है, आज चाहे पेट्रोल का दाम घटा है, डीजल का दाम घटेगा, हर चीज में महंगाई को हमने नियंत्रित किया। कहा था काले धन की बात हमने की थी, सरकार बनने के साथ तुरंत जो है काला धन पर SIT गठित किया और उसके चले 4-5 बिंदु पर सोचने का प्रयास किया, 2 जज नियुक्त किए गए। ऐसा तो हमने जो कहा वो किया, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये झूठ जो है, एक वो कहावत है पहले कहता था कि 100 झूठ को एक बार बोलिए तो वो सच हो जाता है। इसी प्रकार से वो हिटलर वाला ये लोग जो है वो अपना लिए हैं कि भाई झूठ खाली, ऐसा कोई झूठ नहीं है। मोदी जी जो झूठा है कुछ नहीं है। वो 60 साल का जो कांग्रेस का कुशासन कुकर्म है इस जनता को भुगत रही है। इसलिए आज राष्ट्र जो है, हम देश की बात करते हैं तो लोग चौंकने हो जाते हैं, राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? लेकिन शमशेर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली जब काम करने की बात आती है वही तो प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि आज कहीं न एक कहीं चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फिगर है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व का मतलब होता है उनकी छवि पर चुनाव लड़ी जाएगी। अमित शाह जी ने ऐसा कहा, नेतृत्व तो लोकल लीडरशिप जहां जहां लोग खड़े होते हैं, जिस विधानसभा में वही उसका नेता होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक विधानसभा में पूरे स्टेट का नेता होगा, बनने के बाद तब होता है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी एक आइकॉन है हम बीजेपी के लिए, और आइडियल है युवकों के लिए, यहाँ के लिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए है, सबकी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी आज है सामने, उनका चेहरा सामने बीजेपी लाएगी और उसी आधार पर चुनाव लड़ेगी सभी राज्यों में। यहाँ शमशेर जी कुछ कह रहे हैं। सांप्रदायिकता पर आधारित जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी या नरेंद्र मोदी जी का आइडियोलॉजी देश में पूरा प्रचार और प्रसार हुआ। उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देना चाहता हूं
कि इनके पास जो आखिरी कार्ड था, ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इनके पास जो सबसे बड़ा कार्ड होता था वो था सांप्रदायिकता का कार्ड। और सांप्रदायिकता के कार्ड को इन्होंने बहुत तरीके से और बहुत चालाकी से उत्तर प्रदेश में खेलने का प्रयास किया और खेले भी। आदित्य जी हो चाहे कोई साध्वी हो या कोई साधु संत हो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके उस कार्ड को भी, जिस पर मैं कहा कि बेस जो न्यू डाली गई है जिस पार्टी का, उस बेस को भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने खत्म कर दिया। अब किस नाते सूर्यमणि जी, क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का प्रचार कहीं प्रोपेगेंडा फेल हो गया? ये नहीं, ये तो जबरदस्ती कहने वाले लोगों का सांप्रदायिकता की बात। आप क्यों नहीं सोचते इस बात को कि अगर लोकसभा चुनाव में हमने इस मुद्दा को नहीं उठाया, विधानसभा चुनाव में कहां से बातें आ गई भाई? आदित्यनाथ को इतना उसको खींचा गया, उस बात को जो है बयान को। मैं नहीं समझता हूं कि सांप्रदायिकता का उसमें कुछ प्रश्न जुड़ा हुआ हो। उन्होंने सीधे सीधी बात कही, राष्ट्र की बात कही है। और उन्होंने अगर किसी माने जो चूंकि संत हैं, अब जोगी हैं, अब जोगी की बात जो है वो बात बोलते हैं, धर्म की तो बात इसमें नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक की बात कहाँ होती है? चलिए आगे भी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम फौरन लौटेंगे। तो क्या बीजेपी को समीक्षा की जरूरत है, ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे। पहला सवाल मेरा शमशेर जी आपसे होगा, जो ट्रेलर आया है वो चौंकाने वाला है क्या? उसी हिसाब से जो 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या उसके परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल, जो ट्रेंड आ रहे हैं देश के जिन जिन राज्यों का जो ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड के आधार पर तो आप बेशक कह सकते हैं। अब महाराष्ट्र को आप ले लें, महाराष्ट्र के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और इनके जो सहयोगी दल रहे हैं गठबंधन में, जो इन लगातार शिवसेना के साथ जो ये रहे हैं, शिवसेना का बयान आज हमने देखा, तनातनी है। और आप समझ लीजिए कि शिवसेना लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार रही, लेकिन घमंड जिसको कहा जाता है कि अहंकार, भारतीय जनता पार्टी को और इस जीत लोकसभा चुनाव की जीत के बाद और इनके नेताओं को एक भारी बीमारी हो गई है, अहंकार की बीमारी। और अहंकार जब होता है तो अपने भाई को भी नहीं समझता है, जिसका सीधा उदाहरण आप शिवसेना का देख लीजिए। शिवसेना को अब ये बोलते हैं कि आप लिमिट में रहिए। तो खैर ये इन लोगों का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को, भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत को, नरेंद्र मोदी के मैजिक को, झूठ के गब्बारा को, सब्जबाग जो दिखाया, हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देश की जनता को दिखाया, इन सारे चीज़ों से को जनता समझ गई है। नौजवान, किसान, मजदूर सारे ये समझने लगे हैं कि देश को अगर कोई चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांत ही देश को। आपको मैं आज एक सवाल करना चाहता हूं। सूर्यमणि भैया हमारे आदरणीय हैं और भारतीय कि जो बराबर बोलते थे कि चुनाव के पहले कि मैं देश के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अभी चाइना का अभी देख रहे थे, अभी टीवी में भी आ रहा है, चाइना के बराबर चाइना इन पर कुछ न कुछ छेड़खानी कर रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। और ये जो जिन विदेश नीति की बात कर रहे हैं, तो उन विदेश नीति पर तो इनका कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं है। कोई पड़ोसी, अब भूटान से और नेपाल से अगर हम रिश्ता पैसा दे के कर ले तो ये कोई हमारी बहादुरी नहीं है। जी, यहाँ पर सवाल तो आप पर उठ रहे हैं, लेकिन ये शमशेर जी ने कई बात तो घुसेड़ दिया है कि साथ मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने शिवसेना की बात की, भाजपा की, उसके पहले तो ये 15 साल से शासन एनसीपी के साथ करे, उनके साथ क्या स्थिति है अपना वो समझे हो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना के साथ जो संबंध है 1962 से जो नेहरू के समय जो हुआ था, हिंदू चीनी भाई भाई, हम लोग उसमें बच्चे थे, मैंने स्कूल में, हाई स्कूल में भी थे कि नहीं पता नहीं थे, पहुँचे थे, तो वो स्थिति थी। और चाइना में जो स्थिति बनी है, 40,000 वर्ग किलोमीटर चाइना के कब्जे में था, वो नहीं ला पाए। कई बार संसद में सवाल उठे, कांग्रेस का इतना लंबा शासन रहा, तभी नहीं कुछ पा रहे। हमारा कहना है कि 2-3 महीना के अंदर जो है कम से कम एक राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर जो आपने स्थिति खराब की है इस राष्ट्र की,
उसको एकता स्थापित तो होने दीजिए ना। चलिए, इसके हमारे बाद पास समझिएगा वक्त ना। की कमी है, सूर्यमणि नहीं, जी, इसलिए आखिर मैंने में कहा, हम आपसे जानना इसमें चाहेंगे। चाइना और सारे मुद्दे जो है सॉल्व होंगे और एक अच्छे वातावरण में होंगे। और हम इस देश को कभी भी गिरवी नहीं रह सकते दूसरे देशों के, जैसा कि कांग्रेस ने आज तक इस राष्ट्र को करते आई है। जी, इसलिए सूर्यमणि इस जी, वक्त राष्ट्र की में कमी भारतीय है, जनता इसलिए हम सरकार आपसे बनेगी। आखिर में ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको फिर से एक्सेस करने की जरूरत है? जो मोदी सरकार और मोदी लहर का जो क्रेज कम हुआ है, क्या इस बार के विधानसभा चुनावों में, क्योंकि समय बहुत कम है, तो क्या फिर से एक बार जनता के पास जाना होगा, जनता को समझना होगा, रणनीतियों को बदलना होगा? नहीं, चुनाव में तो जनता के पास ही जाना है, तो गत्वा वहीं से तो आपको मैंडेट मिलना है। जनादेश तो वहीं से हम लेते हैं, लेकिन जनता के अनुकूल जनता को हम बताना पड़ेगा कि भाई आपके हमने क्या क्या किया है। अगर इस 3 महीने को भी लीजिए आप, उसमें तो वो हम बता नहीं पाते हैं ना। जो कैंडिडेट बनते हैं वो भी नहीं बता पाते हैं मोदी जी ने क्या किया। तो सिर्फ वोट के लिए वोट नहीं, तो हमने जो किया है और करने वाले भी हैं जो, वो भी आप दिखाना पड़ेगा। और उसके आगे कल क्या हमने शुरुआत की है, ऐसा नहीं कि हम खाली हवाई किला बना रहे हैं, हमने उस दिशा में पहल की है, उस पहल को बताना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चारों प्रांतों में सरकार बनाएगी, इतना हमें विश्वास है। शमशेर जी, आखिर में बिल्कुल कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वापसी हुई है, परिणाम जो आए हैं, इससे उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, हम लोग उत्साहित हैं और हम लोग को अब लगने लगा है कि देश की जनता मोदी फैक्टर को नकारने का काम शुरू कर दिया है। यानी यूँ समझ लीजिए कि देश के जनता के अच्छे दिन आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए, ये बुरे दिन हैं या अच्छे दिन हैं, ये तो जनता ही बताएगी इस बार के विधानसभा चुनावों में। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ 11 सच है तो दिखेगा।